अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। जब भी हम वर्ड इक्विलिब्रियम सुनते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे माइंड में आता है वो है बैलेंस। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऐसा स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो और वो डायनेमिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। मतलब ये कि वहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन और जो इन्वर्स रिएक्शन है वो दोनों इक्वलाइज हो रहे हों और साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो टर्म है हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं, हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए नहीं पढ़ते। ये हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन है जहां हमारे पास A प्लस बी दो रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन होके C प्लस डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो जो है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रिएक्शन की टेंडेंसी है कि ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में परफॉर्म हो सकता है। जबकि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि वो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में इक्वल ईज के साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखी जाए तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A प्लस बी। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो C प्लस डी प्रोडक्ट देते हैं। C प्लस डी प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन देते हैं और वापस अपने इनिशियल कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारे पास जब रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए या सीज हो जाए तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसको हम मोस्टली कंसिडर करते हैं फिजिकल फिनोमेना के तौर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बिल्डिंग है वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है और फॉलिंग उसमें नहीं होती या फॉल डाउन नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जितना बाइंडिंग मटेरियल है सारी फोर्सेस वहाँ पे इक्वली एक्ट कर रही होती हैं, बैलेंस करती हैं और बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचा लेती हैं। और जबकि इसके कंपैरिजन या कंट्रास्ट में हम देखें जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, तो हम इसे जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक का वर्ड जब हम सुनते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास माइंड में आता है वो ये होता है कि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस मोशन में होगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रेट इक्वलाइज होते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अगर हम सेंटर ऑफ बैलेंस लें और उसकी दोनों साइड्स पे डिफरेंट जो है वो वेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 पाउंड्स का वेट दोनों साइड पे रखें इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये बैलेंस रहेगा। ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ये हमारे पास कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, टेबल सॉल्ट NaCl की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है कंबस्टन रिएक्शन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, मीथेन गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे फायर स्टार्टर या इग्निशन का होना मस्ट है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ्स एक्सप्लेन करें तो हमारे पास तीन तरह के कर्व्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो जब हम रेट वर्सेस टाइम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम ऑरेंज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्स रिएक्शन को हम रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज होता है तो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिकम्पोज हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी दे। फिर टाइम T1 हमारे पास एक ऐसा आता है कि जहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जो रेट हैं वो इक्वलाइज हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर इसी ग्राफ को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखें, जब हमारे पास टाइम T1 है तो इनिशियल पॉइंट में हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में है।
जैसे जैसे टाइम हमारे पास रीच करता है इक्विलिब्रियम के करीब, तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू कर रही है। फिर एक ऐसा टाइम रीच करता है जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो मोर अबंडेंटली होते हैं और रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। और हर रिएक्शन में हम यही स्टेट अचीव करना चाहते हैं जहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स हमेशा ज़्यादा हों, रिएक्टेंट्स कम हों, क्योंकि हमें हमेशा यील्ड ज़्यादा चाहिए होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। अगर कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम देखें तो हमारे पास हाइपर प्रोसेस अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। इंतहाई फेमस रिएक्शन है क्योंकि अमोनिया को फिर हम बाकी बहुत से केमिकल्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया की। तो नाइट्रोजन जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये अमोनिया डिकम्पोज होता है और वापस से अपने इनिशियल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड जो है डिकम्पोज होता है अमोनिया और HCl गैस बनाता है। तो हमारे पास ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड वापस रीगेन हो जाता है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास किसी भी रिएक्शन में गैस की इवोल्यूशन, कलर चेंजेस या हीट का जो प्रोड्यूस होना होता है वो रिएक्शन की हैपनिंग का बता रहे होते हैं। इस रिएक्शन में जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जब वो आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करती है, आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का है, उसके साथ जब रिवर्सिबली रिएक्ट करती है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आता है जो कि कलरलेस होता है। तो यहाँ पे जो कलर चेंज है वो रिएक्शन की हैपनिंग की इंडिकेशन है। इस तरह जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो जब वापस डिकम्पोज होता है तो वो पर्पल कलर की आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे हम कलर चेंज से इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। N2O4 जब हमारे पास नियरली कलरलेस हमारे पास सब्सटेंस है, अब फ्रीजिंग पॉइंट पे जब हम इसको रखते हैं तो ये कलरलेस होता है। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में डिकम्पोज होना शुरू होता है। ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है जो कि लाइट ब्राउनिश कलर की होती है। जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करता है और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो हमारे पास डार्क ब्राउन कलर जो है वो अचीव होता है। तो इस में जो कलर चेंज है वो हमें रिएक्शन का बता रहे हैं। अब हम इसी में टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करना शुरू करें तो वापस हमारे पास कलरलेस सब्सटेंस यानी N2O4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में इक्वल ईज के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक रिएक्शन यूज़ करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास इनिशियली जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें अबंडेंटली सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन, ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आ रही है। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है तो हमारे पास 3 तरह की स्पीशीज़ मौजूद होती हैं रिएक्शन मिक्सचर में, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो वापस अपने इनिशियल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबली जो है वो चलता रहता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे हम 3 स्पीशीज़ को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हमने कंडीशंस देखनी है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कौन सी कंडीशन मास है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम को क्लोज होना चाहिए, कोई वाटर वेपर, कोई हमारे पास कंपोनेंट यहाँ से स्केप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपोनेंट स्केप किया तो हमारे पास कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आता है और हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंडली हम जब भी इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस डायनेमिक होना चाहिए और जब भी हम डायनेमिक की बात करते हैं तो उसका मतलब है हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। और जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिवर्स के इक्वल होगा तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे देंगे। हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है उसको हमने इक्वलाइज करना कोई हमारे लिए इतना मैटर नहीं रखता। हम जब सिर्फ उसको स्टडी कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर द इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी कांस्टेंट। Thank you for watching Online Chemistry Tutor. Please subscribe Online Chemistry Tutor for more informative videos. Thank you.